आज मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपसे बात कर रहा हूँ। 80 मार्क्स में 12 मार्क्स के क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। 3 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज हम आपसे। और हमेशा की तरह मैं फिर से कहूंगा कि आप अगर मेरी बातों पे कंसंट्रेट करते हैं, कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से देखते हैं, मेरे कंसेप्ट को समझते हैं, तो कोई रोक नहीं सकता कि आप अच्छे नंबर ना लाएं। और जरूरत सिर्फ वीडियो देखने की नहीं है, आपके पास पेन पेंसिल है, उसका उपयोग करना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे। और मैं श्योर हूं कि आपको इतना टू द पॉइंट क्वेश्चन और टॉपिक दूंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मैंने आपको ब्लूप्रिंट में सारी कहानी बता रखी है कि कौन से चैप्टर से कौन से नंबर पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उस 12 मार्क्स की जिसको देख के सभी परेशान होते हैं। देखिए, जो वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो और भी सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो उसके आंसर विद इन द पैराग्राफ, विद इन द क्वेश्चन समहाउ मिल जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई आंसर आपको विद इन द पैराग्राफ मिलेगा। तो जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्मूले रटने की चीज नहीं होती हैं। जब आप उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। फिर जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके हाथ ऑलरेडी चलते चले जाएंगे और फॉर्मूले भी लिखते चले जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आज एक चैप्टर की, और उस चैप्टर को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट जो 4 मार्क्स का आने वाला क्वेश्चन है वहां आ जाते हैं और बात करते हैं आगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। और एपी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4 मार्क्स में। सबसे पहली बात तो कुछ मैं आपको बता दूं फॉर्मूले के बारे में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एपी में सिर्फ 2 फॉर्मूले ही हैं। दोनों फॉर्मूले को बड़े ध्यान से करना है। अभी तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो मैं इतना ही मान के चलता हूं कि आपने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए ही हैं। इवन इधर आपने नॉर्मल क्वेश्चन किए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और दूसरा फॉर्मूला है Sn का। कहाँ गया भाई? दूसरा फॉर्मूला Sn का है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। में भी इसमें रिटर्न ना हो तो आपको मालूम है Sn का फॉर्मूला है। तो an और Sn यहाँ पे लिखा है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं इनको आपको बड़े ध्यान से लिख लेना है, सोल्व करना है, ताकि आपको याद रहे।
अब हम आ जाते हैं आपके उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे डायरेक्ट, और उसको कहते हैं वैल्यू एडेड क्वेश्चन। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन, यहां हम पहुंच गए। 4 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे, इसी चैप्टर से आने हैं और इसी तरह से आने हैं। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। देखें, कह रहा है कि इंडिया इज competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities, contributing to higher quality production runs. अब फिर से मैं वही कहूंगा कि अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझने में, तो एक तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी 2-4 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। जो आपका रीडिंग टाइम होता है उसमें आप ये टाइम दें कि उसको रीड आउट करें। और जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है वो हिंदी वाले जो पेज हैं उस पे आप जाके उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहता है कि इंडिया जो है वो कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैन पावर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और टेक्निकल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज जो यहाँ की हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तब अब आगे की कहानी है, ये तो भूमिका बना रहा था ये। अब क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट in a factory increases uniformly by a fixed number every year. कह रहा है कि जो टीवी सेट को कंपनी में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो वो हर साल, हर ईयर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट इन 6th ईयर। कह रहा है कि छठे साल में, 6th ईयर में इसने 16,000 टीवी सेट मैन्युफैक्चर किए और 9th ईयर में इसने 22,600 टीवी सेट मैन्युफैक्चर किए। अब यहां से तो आप समझ ही जाएंगे कि 2 साल के प्रोडक्शन को शो कर रखा है। 2 साल के प्रोडक्शन अलग-अलग हैं। इसका मतलब ये कि ये एपी से है। पहले तो आइडेंटिफाई, वैसे मैंने आपको बता रखा है कि कौन से नंबर पे कौन सा किसका क्वेश्चन होगा, फिर भी क्वेश्चन पढ़ के तो पता लग ही जाता है। अब आगे देखिए, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। देखो बेटा, मैं अभी आपको मैंने कहा है कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन की। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं ऑन बोर्ड भी आपको समझा दूंगा। तो जब ये 2 कंडीशन है, तो आप सबसे पहले एक कंडीशन लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखें कि A6, जैसे AN लिखते हैं ना, तो A6 इज इक्वल टू 16,000 एंड A9 इज इक्वल टू कितना, 22,600। अब यहां से 2 इक्वेशन बन जाएंगे। एक तो A6 का यानी A + 5D इज इक्वल टू 16,000, और दूसरे इक्वेशन से क्या बन जाएगा, A + 8D इज इक्वल टू 22,600। अब यहां से आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालते हैं, A और D की। जब हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तब ये क्वेश्चन अब फटाफट होंगे। देखना, सबसे पहली बात तो इसने कहा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट टर्म होता है ना, यानी ए की वैल्यू होती है ना, तो ए की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आएंगी वो ए की वैल्यू होगी। इसी तरह से फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, यानी A8 पूछा आपसे, A8 की वैल्यू आपसे इसने पूछा है। फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। फर्स्ट 3 ईयर, ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। यानी कि फर्स्ट से
फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, सेकेंड ईयर में कितना हुआ, थर्ड ईयर में कितना हुआ। अब इसके दोनों वेज हो सकते हैं, या तो आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का निकाल के ऐड कर दें, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें किसका, S3 का, S3 का। अभी बताया था ना, ny2 2a + n-1d फॉर्मूला होता है। तो वहां पे आपको n का मालूम है, 3 है दिया हुआ, a मालूम हो ही गया, d आपको कॉमन डिफरेंस पता लग ही गया, तो वैल्यू पुट करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज दैट 29,200। अब इसका मतलब है, क्वेश्चन को समझना है, कॉपी में लिखना भी है आपको। थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या करना है, ये an की वैल्यू दी हुई है, आप लिखिएगा कॉपी में, an इज इक्वल टू 29,200, a इज इक्वल टू फाइंड आउट आप कर ही लेंगे, d फाइंड आउट कर ही लेंगे, ये दोनों तो आ ही जाएगा, और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये एक क्वेश्चन आपका वैल्यू एडेड मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कहता है योर फ्रेंड वीर, आपका फ्रेंड जो वीर है, वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। 200 मीटर रेस में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। अभी कह रहा है कि जब वो दौड़ लगाता है ना 200 मीटर का, तो 51 सेकेंड में पूरा करता है, लेकिन हर डे वो 2 सेकेंड टाइम कम करते जाता है, और उसे 31 सेकेंड में उसकी चाहत है कि 200 में पूरा कर लो। तो यहीं से पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि a की वैल्यू गिवन है 51 सेकेंड, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म। इसके बाद d की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेकेंड का। तो आप AP बना लेंगे पहले अपनी कॉपी में, 51, फिर कॉमा 49, फिर कॉमा 47, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में लिख देंगे डॉट डॉट के बाद 31, क्योंकि इसे कहां तक पहुंचना है, 31 तक। यानी लास्ट वाला जो 31 है वो आपका हो गया an, लास्ट वाला 31 जो है वो हो गया an, और यहां से आप कंप्लीट करेंगे अपने क्वेश्चन को। याद रखना है 200 मीटर रेस का सवाल है, लेकिन यहाँ पे 200 मीटर का कोई वैसा यूज नहीं है, आपको टाइमिंग का और AP का यूज है। तो जब फिर से समझ गए ना कि a की वैल्यू 51 हो गई, d की वैल्यू कितनी, -2 हो गई, d की वैल्यू -2 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है बार बार ना सीक्वेंस में, और an की वैल्यू हो गई कितनी, 31। अब यहां से जो सवाल है देखते हैं। फर्स्ट पहले कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स आर इन AP फॉर द गिवन सिचुएशन। आंसर दिया हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। उसका गोल क्या है, 31 का, यानी an जो है। तो वहां से जब आप n निकाल लेंगे, देखिए a गिवन है, d गिवन है, an गिवन है, an 31 का गिवन है। तो यहां से वैल्यू पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाल देंगे, d की, आ गया 11 आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सेकेंड टेक्स आफ्टर 5 डेज, यानी A5 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आपने देखा यहाँ पे 200 मीटर का कोई काम नहीं है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार, एक कार खरीदना चाहता है, एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार, और वो अपने कार के लिए बैंक से लोन लेना चाहता है। He repays his total loan of this, उसको इतना टोटल पे करना है, लोन जो उसने कर्ज लिए हैं कार के लिए, इतना टोटल उसको पेइंग एवरी मंथ के हिसाब से टोटल उसको इतना पे करना है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका 1000 का है, और अपने इंस्टॉलमेंट को वो हमेशा 100 रुपए बढ़ा रहा है इच मंथ।
तो सबसे पहले तो अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए कि फर्स्ट 1000, फिर 1100, फिर 1200, फिर 1300, फिर 1400, इस तरह से क्या बन गया, ये सीक्वेंस बन गया, एपी बन गया। 100 का इंक्रीजमेंट है, यानी ए यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1000 है और डी की वैल्यू 100 है, डी की वैल्यू 100 है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। ए 30 की वैल्यू आपसे पूछी है। अब आपको सीक्वेंस तो पता लग ही गया, एपी का पता लग गया, तो ए 30 की वैल्यू निकालेंगे। फिर कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट पेड हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट, कि 30 इंस्टॉलमेंट में वो टोटल कितना दे चुका होगा। तो भाई यहाँ पे टोटल आ गया ना, मैंने हमेशा कहा है कि टोटल आ जाए, सम आ जाए, ऐड आ जाए, तो वहां पे एसएन का फॉर्मूला लगाना होता है, तो S30 का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। और थर्ड है, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट। अब ये थोड़ा अलग पूछ दिया। अब ये कह रहा है कि अगर टोटल 40 इंस्टॉलमेंट में ही उसको सारे पैसे देने हैं, तो सारे पैसे अगर 40 में देने हैं तो एन की वैल्यू 40 हो गई, एन की वैल्यू 40 हो गई। और if total installment are 40 then amount paid in the last, okay, तो अब जो n की वैल्यू है 40 हो गई, a की वैल्यू मालूम है, सबकी वैल्यू मालूम है, तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा कि A40 में लास्ट इंस्टॉलमेंट में ये कितना पे करेगा, तो A40 में ये 490 का पे करता है। आंसर भी आपके पास है। मैंने फिर से कहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका वीडियो फिर ऑन बोर्ड बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपकी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले मालूम है, और मैं बोल भी रहा हूँ, आप वैसा लिख करके अगर सोल्व करते हैं और आपको फॉर्मूले आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट आगे, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल थाउट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब बच्चों ने ट्री लगाने की सोची है। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. अब जो जिस क्लास में है उसी के अनुसार वो ट्री को प्लांट करेगा। फर्स्ट क्लास में है तो 1 ट्री लगाएगा, 10th क्लास में है तो 10 ट्री लगाएगा। In which they are studying. A section of class first will plant 1 tree, बता ही दिया आपको, इस तरह से इसको लगाना है। आगे भी कह रहा है कुछ, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. 3-3 सेक्शन हैं हर एक क्लास के, यानी फर्स्ट क्लास से जब आएगा ट्री तो कितने आएंगे, लगाने तो एक एक हैं लेकिन सेक्शन 3 है, 3 आ जाएंगे। सेकेंड क्लास से कितने आएंगे, लगाने 2 हैं लेकिन सेक्शन 3 है, 6 आ जाएँगे। तो 3, 6, 9 ऐसे करके सीरीज़ बन जाएगा। अब कह रहा है आपको, सीरीज़ बता दिया ना, एपी बता दिया आपको, 3, 6, 9 कॉपी में नोट कर लें। 3, 6, 9, 12 ऐसे करके सीरीज़ इसका बनेगा। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय प्राइमरी 1 टू 5 क्लास। यानी कि अब आपको इस सीरीज़ से, इस एपी से A5 की वैल्यू निकालनी है। A5 है, टोटल है, S5 की वैल्यू निकालनी है। S5 की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्लास। टोटल नंबर ऑफ क्लास, अरे भाई टोटल नंबर तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 12 क्लास है, टिल 12 है। ये तो वैसे ही है, बकवास है। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको एपी के सवाल बताए, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैंने बताए, किससे, एपी से। और मैंने आपको कहा है कि आज मैं आपको उन सबको बता दूंगा जो आपके आने ही आने हैं, और
उससे ज़्यादा अभी कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। होता क्या है कि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि लोग अंधाधुंध पढ़ाई करते हैं, कोई रिसर्च नहीं करते। अब अगर हम रिसर्च देखें तो बात है कि 3 चैप्टर से आपके आने हैं। 4 मार्क्स के जो केस स्टडी क्वेश्चन है और उसमें एक चैप्टर मैंने आपको करवाया और आप एकदम उसी लेवल में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम बिंदास रहिए, पेपर में किसी टाइप का परेशान होना ही नहीं है आपने। अब अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर जो 4 मार्क्स आपको देने वाला है, वो है कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में अगर मैं बताऊँ आपको तो 2-4 बातें ही हैं, बहुत सारी चीज़ें तो कोरोना के कारण रिड्यूस किया हुआ है चैप्टर से। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? एक तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो डिस्टेंस फ़ॉर्मूला आपने किया है वो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ये जो एक है फ़ॉर्मूला, ये आप देखेंगे और इस पे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएँगे और दूसरा जो है सेक्शन फ़ॉर्मूला जिसमें कि रेशियो दिया होता है बीच में और फ़ॉर्मूला लगाते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 फ़ॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। सेक्शन फ़ॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फ़ॉर्मूला भी आ जाता है। उसमें क्या करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 ऐसे करके करते हैं। मैं आता हूँ केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे और होने देखो बेटा ये तीनों फ़ॉर्मूले यूज़ हैं। यानी कि तीनों ही फ़ॉर्मूले इस पे प्रैक्टिस आपकी ज़रूरत है। अब देखिए सबसे फर्स्ट कह रहा है केस स्टडी का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। Class 10th student of a secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of a land for gardening activity. Gardening activity के लिए उनको ये plot given है. Saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. और बाउंड्री पे गुलमोहर का जो ट्री है वो लगाना है 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे। There is a triangular grassy lawn on the plot as shown in the figure. The students are to show seeds of flowering plant on the remaining area of the plot. बाकी के जो एरियाज हैं वहां पे वो क्या करेंगे फ्लावरिंग जो प्लांट है उनको लगाने का विचार है। अब इन कहानी में आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ जो 15 मिनट के आपको टाइम मिलते हैं रीड आउट करने के लिए क्वेश्चन पेपर को, उसमें आप इन केस स्टडी के क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे। परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन देख के पहले क्वेश्चन रीड आउट नहीं करते हैं। क्वेश्चन एक नज़र देख करके और हम फ्लैट पूरा फेंट हो जाते हैं, यार नहीं होगा, क्या आ गया, क्या पूछ दिया। हमें बेशक 1 क्वेश्चन नहीं आता हो, 2 क्वेश्चन नहीं आता हो, 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, 1 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, लेकिन हम उस कन्फ्यूज़न के वो हौवा इतना तगड़ा बैठ जाता है माइंड में कि बाकी के जो 34-38 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम नाश कर देते हैं। नहीं करना है ऐसा, कॉन्फिडेंस रखना है, यू कैन डू। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, आप स्टूडेंट हो, क्यों नहीं करोगे? बिल्कुल कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा हम किसकी? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी? तो देखो 9th में भी कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा आपने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट में पहले हम एक्स एक्सिस के बारे में लिखते हैं कि एक्स कहाँ पे है और फिर वाई के बारे में लिखते हैं। तो अगर इसने हमें पी का कोऑर्डिनेट पूछा है तो एक्स कहाँ 4 पे है और वाई कहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे है। यानी कि पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, 6 ब्रैकेट क्लोज 4, 6 पी का कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी? डी कहाँ है भैया? अच्छा यहाँ है। अब अगर डी की बात करें तो भाई एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। दिमाग में बिठा लीजिए उल्टा होता है। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो अब उसके अनुसार से डी पे आ जाते हैं। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। तो एक्स तो भाई ये कहाँ है? 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 16, 0 हो गया, बात खत्म। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ D इज टेकन एज ओरिजिन। अब कह रहा है कि अगर D ओरिजिन हो, इधर ये ओरिजिन हो, तो आपको बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो भाई P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तब इधर से ओरिजिन ये है ना, तो यहाँ से गिनेंगे।
ओरिजिन ये है, तो यहाँ से गिनेंगे और मालूम है कि पीछे जाते हैं तो निगेटिव जाता है, तो फिर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -12 एक्स एक्सिस पे और 1 2 3 4 5 6 6 है पी के सामने, यानी कि -12 और 6 -12, 6 हो गया आंसर। ठीक है ना? ऐसे करना है। अब आ जाते हैं केस स्टडी सेकंड पे। कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। स्कूल में स्पोर्ट्स डे जो एक्टिविटी है वो कंडक्ट करनी है। ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. लाइन ड्रॉ किए गए हैं। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. AD अब बात आ गई, देखते हैं भाई AD में यहाँ पे देखो फ्लावर प्लॉट लगा रखा है। निहारिका रन्स द डिस्टेंस AD, निहारिका A से D तक रन करती हैं ऑन द सेकेंड लाइन पे यहाँ पे एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और ग्रीन फ्लैग को ये पोस्ट कर देती है। प्रीत रन्स द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, और ये 8th लाइन पे जा रहा है एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और इसने पोस्ट किया है क्या, रेड फ्लैग। टेक द पोजीशन ऑफ फिट फॉर कैलकुलेशन। अब फिट का कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है इसने। तो ये फ्लैग का नहीं देखना कि फ्लैग यहाँ पे जा रहा है, इसको नहीं काउंट करना है, यहाँ फिट को काउंट करना है। तो अगर हम इस फिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 पे फिट आ गया इसका, इसकी बात कर रहे हैं पहले, और 5 पे फिट और इधर 2 पे फिट है ना, x पे 2 पे और y पे 5 पे। अब आगे देखते हैं क्या पूछता है। व्हाट कोऑर्डिनेट यू विल यूज फॉर ग्रीन फ्लैग, ग्रीन वाला तो यही था, बता ही दिया आपको 2,5 कोऑर्डिनेट डन। ऐसे ही इसके लिए पूछेगा तो इसका भी बता देंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, तो पूछा तो नहीं लेकिन पूछ ही लिया। क्या पूछ लिया कि एक तो इसका हो गया बेटा 2,5, नोट करते जाइएगा कॉपी में, बार बार कह रहा हूं। इसका हो गया 2,5 और इसका अगर हम देखें तो 8 कॉमा और फिट है इसका कहाँ पे, 4 पे है, यस 4 पे है, 8,4। अब 2,5 और 8,4 के बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आ गया आंसर। ओके, इफ Rasmi wants to post a blue flag additionally in between these two leg, अब इन दोनों के बीच में भाई रश्मि आ गई, ये दोनों के बीच में रखना चाहती है अपने फ्लैग को, तो ठीक है दोनों पॉइंट तो पता ही है। अब इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, बता देंगे कि भाई अगर वो बीच में ही रखना है तो उसको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दीजिए कि यहाँ पे रख ले भाई। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, और ये क्या कह रहा है, टू फ्रेंड्स सीमा एंड आदित्य वर्क इन द सेम ऑफिस इन दिल्ली, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। इन द क्रिसमस वैकेशन बोथ डिसाइडेड टू गो देयर होम टाउन्स रिप्रेजेंटेड बाय टाउन ए एंड बी, दोनों को अपने घर जाना है छुट्टियों में, टाउन ए और बी के बीच में। तो टाउन ए एंड टाउन बी आर कनेक्टेड बाय ट्रेन्स, दोनों जो है वो ट्रेन से कनेक्टेड है फ्रॉम द सेम सेक्शन सी, सी से उनका दोनों का जो है वो सेम डिस्टेंस है। यहाँ पे स्टेशन सी है जहाँ पे ये अभी है करंटली, और यहाँ से एक को टाउन ए जाना है और एक को टाउन बी जाना है। तो अब फिर से देखो, पहले तो आप बाद में करना, अब जब जैसे ही 15 मिनट का टाइम मिलता है तो कोऑर्डिनेट इसका ढूंढ लेना, कुछ तो करो। तो कोऑर्डिनेट अगर हम ढूंढेंगे तो देखो टाउन ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से कितना है, 1 है, ये 1 हो गया, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो 1,7 टाउन ए का हो गया। बोल रहा हूँ आप लिखते जाओ। टाउन बी का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 पे है ये, तो 4 और कॉमा ये है कितने पे, 2 पे, तो 4,2 टाउन बी का हो गया।
सी का जब निकालेंगे तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव में आ गया, तो 1 2 3 4, -4 आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये 4 पे ही है, 1 1 2 3 4, -4 4, और ये तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, ए बी और सी तीनों के। अब कह रहा है कि हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच देयर होम। अरे भाई, तो डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, तो इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस निकाल लेंगे, सी से ही जाना है दोनों को, तो सी और ए के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, सी और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि कौन पहले पहुंचेगा, किसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्टेशन। अब कह रहा है स्टेशन का लोकेशन, तो तीनों का पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया, स्टेशन का पूछा है तो इसका पॉइंट सिर्फ बताना है, सी का। Find in which ratio y-axis divide town B and station। अब कह रहा है कि टाउन बी और स्टेशन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, और बताओ हमें कि ये जो कौन वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है ना, तो अगर यहाँ से आप ड्रॉ करोगे लाइन को स्टेशन सी और बी के बीच में, तो अब आपसे पूछा है कि ये वाला जो लाइन है वो किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो रेशियो के लिए मैंने बताया आपको कि रेशियो जब हम फाइंड करना होता है तो के रेशियो 1 यूज करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मालूम है ही, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है ही, और जब लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और वाई पे x 0 होता है, यानी कि 0 और कितना 4, 0 और 4 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका पता ही है आपको, इसका पता ही है आपको, रेशियो मान लेंगे के रेशियो 1 और कर देंगे सोल्व, और आ जाएगा रेशियो का आंसर, आपका वैल्यू एडेड कंप्लीट। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि इन ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली रमेश इज हैविंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एबीसीडी। रमेश के पास एक एबीसीडी प्लॉट है, ओके। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर इज प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर पे ये बाउंड्री पे लगा रखा है सैपलिंग किसका, गुलमोहर का। इन द प्लॉट रमेश बिल्ड्स हिज हाउस इन द रेक्टेंगुलर एरिया PQRS। अब इस प्लॉट में इसने यहाँ पे अपना घर बना लिया, और बाकी का जो पार्ट है वहां पे ग्रीन जो ग्रास है, प्लांट और ग्रास जो है उनको फिक्स करने की इसने सोची है। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल क्यूबस। भाई अब देखो इसका भी कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, एक्स और वाई कैसे निकालते हैं अभी समझाया मैंने आपको। तो तीनों का, चारों का आप पहले कोऑर्डिनेट मालूम कर लो, और फिर कह रहा है क्यूएस का मिड पॉइंट, तो क्यूएस में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों में डायगोनल में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, आ गया आंसर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एक बार, अब लेंथ के बराबर लेंथ है, रेक्टेंगुलर है ना, और ब्रेड्थ के बराबर ब्रेड्थ है, तो आप एक बीसी की वैल्यू निकाल लो, और एक इधर बीओ की या सीडी की, जिसकी मर्जी आपको अच्छा लगे उसका निकाल लो, दोनों का आ गया, साइड आ गई दोनों की, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, है ना आसान। तो आपने देखा, अब ये भी सेम ऐसा ही है, इसमें इसमें भी पूछा है डिस्टेंस बताओ, ए बी सी कोऑर्डिनेट तो निकालना आपको समझा ही दिया। अब आपको सवाल पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, मतलब पूरी कहानी अब एक बार आप देखोगे ना, देखो वीडियो अगर आप देखोगे और क्वेश्चन पेपर में जब आप एक बार देखोगे क्वेश्चन को, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी बात। तो अब मिड पॉइंट निकालना है, जब हमें तीनों का कोऑर्डिनेट मालूम हो ही गया तो मिड पॉइंट भी निकाल लेंगे भाई, ए और बी का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, और बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगा करके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, जो कि तीनों का हमें पता है कि कोऑर्डिनेट क्या है। अब यहाँ भी वही बात है, देखो नीना, आकाश, बीनू, करण सब हैं हाजिर, और अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण। तो आप समझ रहे हैं ना, चारों का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, पहले एक्स पहले वाई बाद में लिख के, और फिर डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस निकाल देंगे। आकाश का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, बता देंगे कि भाई ये 2 और 3 पे है, 2,3 पे है ना। ऐसे करके आपको केस स्टडी के ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं,
और मैंने आपको 8 नंबर का अभी बता दिया। और अब हम अगले और आखिरी सेक्शन पे आ जाते हैं और वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यू एडेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक दिया है मैंने आपको, और बहुत कम लोग आपको इस पे गाइड करते मिलेंगे। लोग इससे भागना चाहते हैं लेकिन हम भागते नहीं है। मैंने कहा है आपको कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश क्या भरपूर जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ऑन बोर्ड भी समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कॉपी कलम लेकर के वीडियो देखते हुए अगर आप सोल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं इसमें क्या कहता है कि गोल्फ इज अ गेम प्लेड इन एन ओपन फील्ड। होता होगा, मैंने तो नहीं खेला, आपने खेला, अच्छी बात है, खेलना चाहिए। तो गोल्फ ओपन फील्ड में खेला जाता है, ऐसा ये कह रहा है कि वेयर द गोल्फर प्लेज इज गोल्फ बॉल इनटू अ होल बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वो क्या करते हैं, जो होल बना होता है उसमें उसको डालते हैं। इन गोल्फ ए golfer plays a number of holes in a given order. 18 holes played in an order controlled by the golf course design normally make up a game. 18 गोल अगर कर लेता है, 18 होल्स को वो अगर प्ले कर लेता है तो नॉर्मली माना जाता है कि उसका जो गेम है वो खत्म हो गया। अब आगे कहता है कि ऑन योर अप्रोच शॉट टू द नाइन्थ ग्रीन द ग्लोबल पोजिशनिंग यानी जीपीएस जो होता है योर कार्ट इज occupied which tells you the pin is 120 मीटर अवे। अब कह रहा है कि जीपीएस जो कार्ट का है वो कह रहा है कि 120 मीटर अवे है। अब सबसे पहली बात इसने पूछा है कि द डिस्टेंस प्लेट स्टेट्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस to the hole in 60 meter relative to a straight line between the plate and the hole at what actual angle should you hit the shot। अब ये देख कितना आसान है, एंगल पूछा है भैया आपसे, है ना, सामने डायग्राम बना हुआ। अब एंगल के लिए आपको याद मेरे ख्याल से आ ही गया होगा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बड़े अच्छे से समझाया था। क्या समझाया था कि जब आप एंगल फाइंड करते हैं, 3 ही चीज़ों का काम होता है। एक एंगल होता है और 2 उससे रिलेटेड साइड्स होते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें ये 90 का एंगल है। याद कीजिए, मैं बहुत और देख लीजिएगा वीडियो को आप जाके, उसमें ट्रिग्नोमेट्री को मैंने बड़े अच्छे से समझा रखा है कि जो एंगल जिस एंगल की बात हो रही है तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है। ये बेस है और जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में, हाइपोटेनस और बेस के बीच में क्या रिलेशन है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन हो गया? कॉस। तो कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच। तो बेस मालूम है आपको 60, ये मालूम है आपको 120। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 120। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। अब आप देख लो कि कॉस में हाफ कब आता है, वही थीटा की वैल्यू हो गई। सो सिंपल। अब ऐसे ही 60 पे आ गया ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट ऑफ द अबव एंगल? भाई 60 अगर वैल्यू आई है तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो इस तरह से इसका केस स्टडी हम करते हैं। अब यहां भी देखो, आप वही कह रहा है, इफ द रैंप इज 2 मीटर हाई एंड द इंक्लाइन इज 4 मीटर लॉन्ग। रैंप जो है वो 2 मीटर हाई पे है और जो इंक्लिनेशन है इसका वो 4 मीटर पे है। तो आपको बताना है कि एंगल क्या होगा। स्ट्रीट, व्हाट एंगल डज द डॉग मेक विद स्ट्रीट? स्ट्रीट के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो ये यहाँ पे ये वाला एंगल। तो जब हम इसी तरह से बन जाएगा ना, ट्रायंगल बन गया, ये इधर से एक साइड हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया, ये वाला जो इसका काट का जो ये पार्ट है, और ये नीचे बेस बन गया।
तो यहाँ पे एंगल पूछ रहा है आपसे थीटा, तो सेम वही चीज, इसकी भी लेंथ दी हुई है, इसकी भी लेंथ दी हुई है, दोनों को पुट कर दो, आ गया आंसर 30 का। तो वैल्यू एडेड क्वेश्चन में अब इसी तरह से इसमें आपसे पूछा है और भी एक ट्रूथ is a structure that consists of members organized into connected triangles so that the overall assembly behaves as a single object. Trusses are most commonly used in bridges, roofs and towers. ये सब बनाने में यूज होते हैं। अब कह रहा है कंसीडर द लाइन डायग्राम ऑफ ट्रस शोन बिलो एंड फाइंड द फॉलोइंग लेंथ। अब ये देखो, ये आपको दिखा दिया। अब यहाँ से कह रहा है कि ए का लेंथ बता दो जी, इसका लेंथ बता दो ए का, तो ए का बता देंगे, काहे परेशान है ये। अब जब ए का लेंथ बताना है तो हमें ये मालूम है कि 10 का है, ये एंगल दे ही रखा है 60 का है, तो सिर्फ सबको नहीं यूज करेंगे, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को हम देखेंगे कि भाई ए गिवन है, एंगल गिवन है, तो ए और एंगल अगर गिवन है और नीचे जो बेस है वो भी गिवन है, तो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन किसका होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन अभी तो बताया था, बी अपॉन एच कॉस होता है, तो कॉस 60 इज इक्वल टू 10 अपॉन ए। कॉस 60 की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू आ गई, तो सिंपल। तो ऐसे करके इसका आप समझ ही गए होंगे। देखिए थीटा, बस रिलेशन देखना है आपने और इसको सोल्व करना है। अब इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी वैसे तो मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर एक बात मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा हिंट आउट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जब हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें ये कह रहा है कि ए फ्लैग पोल h मीटर हाई इज ऑन द टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस r मीटर। ए मैन इज स्टैंडिंग 7 मीटर अवे फ्रॉम द डोम। अब एक आदमी देखो जी, यहाँ 7 मीटर दूरी पे खड़ा है, यानी बेस आपका 7 मीटर का यहाँ दे रखा है। सीइंग द टॉप ऑफ द पोल एट एन एंगल 45 डिग्री। अब यहाँ से खड़े होके, ये ऊपर डायग्राम ऐसे करके बना हुआ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ से खड़ा होकर के और देख रहा है फ्लैग के इसको, इस पार्ट को, टॉप 45 का एंगल बना रहा है, ओके। एंड मूविंग 5 मीटर अवे फ्रॉम द डोम। अब क्या किया, ये 5 मीटर थोड़ा और अवे हो गया, 5 मीटर और अवे हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, नहीं 7 मीटर अवे तो पहले था ही, और अब 5 मीटर अवे हो गया, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ से डिस्टेंस हम करेंगे, ये 7 का बन रहा है, ये 5 का बन रहा है। तो अब आपसे पूछा है इसने कि हाइट ऑफ द पोल। देखो, इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन है, अगर हाइट निकालना है, पोल का हाइट निकालना और इसका, या जो भी जिसका भी निकालना है, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कहा है, अभी भी बोला मैंने, कि इसमें 3 चीजें, 6 चीजें होती है ना, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 6 में से 3, और 3 में से भी 2 दिए हुए रहेंगे और 1 निकालना रहेगा, तो 3 का ही खेल इसमें चलता है। अब ऐसे ही देखो आप इस क्वेश्चन में भी, कि ए मैन इज वॉचिंग अ बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अब ये टॉप, टावर के टॉप से ये अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाता है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ नहीं करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रखा है और फिर कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम, आफ्टर 10 सेकेंड एंगल डिप्रेशन बिकम्स 45 डिग्री। तो आप इस एंगल 60 और 45 दोनों डिप्रेशन का एंगल है, लेकिन वो डिप्रेशन बनेगा कहाँ, यहाँ एलिवेशन की जगह। तो एलिवेशन में आपको पता है ना, कि आप जितना टावर के करीब रहोगे उतना बड़ा एंगल होगा, जितना आप दूर जाते जाओगे टावर के, उतना ही एंगल छोटा और छोटा और छोटा होते जाएगा। तो उसके अनुसार से आप छोटा एंगल यहाँ रख दो, बड़ा एंगल यहाँ रख दो। फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्स अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट एज्यूमिंग दैट इट इज
सेलिंग इन स्टिल वाटर। तो भाई पहले निकाल लेंगे ना ये वाला डिस्टेंस कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है और उसके अनुसार से हम क्या करेंगे उसकी, क्योंकि टाइम तो दे ही रखा है 10 सेकंड के बाद, तो उसकी स्पीड निकाल देंगे, सिंपल। तो इस तरह से आपको ये जो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस हैं और जो 2 फ़ॉर्मूले मैंने आपको ट्रिगो में बताए, उनका ध्यान रख कर के और इसको सोल्व करना है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं, आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे कई बार ट्री वाला क्वेश्चन है, वो आ जाता है, वो भी केस स्टडी में दे सकता है, वो तो इसकी मर्ज़ी है। तो आप जितना ज़्यादा वैल्यू एडेड यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चन को करेंगे, और मैंने आज आपके सामने सारे राज खोल दिए हैं तीनों चैप्टर के, और बाकी कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है केस स्टडी में। इन्हीं 3 चैप्टर से आपके केस स्टडी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम आए, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आए, समझ में प्रॉब्लम आए, तो आप एक कमेंट कर देंगे। ज़रूर मैं फिर ऑन बोर्ड भी आपको इसे समझा दूँगा। ठीक है? वैसे कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, और आपके मैंने 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए पुरज़ोर कोशिश कर दी है, और बाबा इज़ ऑलवेज़ राइट। आप करें, बिल्कुल आपका सक्सेस निश्चित है। ओके? तो तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, और फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी ही मिलते हैं। ओके?